दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी लाडो के साथ रहती थी। टूनी का पति टिंकू कालू कौवे के यहाँ काम करता था। वो कालू कौवे की सब्जियों की दुकान संभालता था। टूनी काफी दिनों से बीमार थी। अब सर्दी ज्यादा होने की वजह से उसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। शाम को जब उसका पति घर आता है तो लाडो कहती है, बाबा, माँ की तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है। सर्दी बहुत ज्यादा है। दैत चाचा कह रहे थे कि माँ को अच्छे खाने की जरूरत है। जानता हूँ बेटी, लेकिन हम गरीब लोग भी क्या अच्छा खा सकते हैं। मालिक जो अनाज देता है वो तो वैद काका को दवाई के बदले दे देते हैं। अब तो सर्दी ज्यादा होने की वजह से मुझसे भी काम नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मैं आज बात करूंगा मालिक से कि वो मेरी पगार बढ़ा दें। आप दोनों को मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी। अगले दिन टिंकू जाकर मालिक से बात करता है। कालू भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। आप मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दो। मेरी पत्नी ठीक नहीं रहती, उसको दवाइयों की ज़रूरत है। इतने में मेरा गुजारा नहीं हो रहा। देखो टिंकू, तुम तो जानते हो सर्दियों में वैसे ही सब्जियां ज्यादा नहीं बिकती, और ऊपर से तुम पगार बढ़ाने की बात कर रहे हो। और वैसे भी तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुमसे तो अब काम भी ठीक से नहीं हो पाता। मैंने शहर से अपने भांजे को बुलवा लिया है, वो अब मेरी दुकान संभालेगा। तुम कल से काम पर मत आना। ये सुनकर तो टिंकू और परेशान हो गया। वो घर पर आकर सब बताता है। अब क्या होगा? मैं भी तो बीमार पड़ी हूँ, वरना बाहर से हम दोनों मिलकर दाना इकट्ठा कर लेते। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि मिट्ठू आता है। अरे मिट्ठू भाई, तुम आओ। मैं ये बताने आया था, आज शाम को ही मौसम के पक्षी आए थे। वो बता रहे थे कि इस साल हमारे जंगल में बहुत बर्फबारी होगी। अपने अपने घरों को पक्का कर लो, और हाँ, आहार भी इकट्ठा कर लो। ये लो, एक और मुसीबत आ गई। फिर टिंकू उसे सब बताता है। हाँ, ये तो परेशानी की बात है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मुझे घर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। तुम लोग भी जल्दी से घर पक्का बना लो। बाबा, आप परेशान मत हो। हम बर्फबारी से पहले ही घर बना लेंगे और आहार भी इकट्ठा कर लेंगे। सुबह से मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर अगले दिन लाडो भी अपने पिता के साथ भोजन लेने जाती है। भोजन ढूंढते हुए वो अपने घर से काफी आगे आ चुके थे। तभी वहां पर उन्हें कुछ मशरूम दिखाई दिए। लाडो खड़ी होकर उन मशरूम्स को देखने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, वहां क्यों रुक गई? बाबा, ये देखें, ये कितने बड़े मशरूम हैं। अगर हम इन मशरूम के घर बना लें तो हमें नया घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बर्फ बारिश में हमें महफूज भी रखेगा। हाँ बेटी, लेकिन हम इनके घर कैसे बनाएंगे? बाबा, हम इनको अंदर से खोद लेंगे और इनमें रहेंगे, और इतने टाइम में हम अपने लिए आहार जमा कर लेंगे और घर बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अगले दिन टिंकू और टूनी उसी मशरूम के घर में आ जाते हैं। उनके घर के पास और भी बड़े बड़े मशरूम थे। बाबा, मैं एक बात सोच रही हूँ। बर्फबारी के मौसम में दूसरे जंगल के काफी पक्षी हमारे जंगल में घूमने आते हैं। अगर हम इन मशरूम्स के घर बना लें तो इसे हम एक छोटा सा होटल बना सकते हैं। लेकिन बेटी, इससे हमें क्या फायदा होगा? बाबा, हम अपने होटल में रुकने के बदले उनसे आहार लेंगे। ठीक है बेटी। वो कुछ ही दिनों में उन सभी मशरूम्स के घर बना लेते हैं। लेकिन बेटी, वो हमारे पास ही क्यों रुकेंगे? बाबा, आप तो जानते हैं, उन्हें हर साल बर्फबारी में घर ढूंढने में कितनी मुश्किल पेश आती है। हम इन घरों के बदले में उनसे बहुत कम आहार लेंगे। वो हमारे पास ही ठहरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। फिर कुछ ही दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाती है और कई पक्षी जंगल में घूमने आते हैं। घूमते हुए उन्हें लाडो के होटल का बोर्ड नजर आता है। भाई लोग, ये घर तो बहुत अच्छे हैं, हमें सर्दी भी नहीं लगेगी और
और बर्फबारी भी एंजॉय करेंगे। और देखो इनके होटल का किराया भी बहुत कम है। हाँ भाई, पिछली बार हम जिस होटल में रुके थे उसका किराया भी बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर सर्दी भी बहुत थी। फिर वो सभी पक्षी लाडो के होटल में रुक जाते हैं। होटल के किराए की सूरत में उन्हें काफ़ी सारा आहार मिल जाता है, जिसे वो दूसरे बूढ़े और गरीब पक्षियों में भी बांटते हैं। इससे टूनी का भी अच्छे से इलाज हो पाता है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त हमें घबराने की बजाय हिम्मत और सूझ बूझ से काम लेना चाहिए। माँ, हमें गर्मियों की छुट्टियां हुए इतने दिन हो गए। आपने वादा किया था हम घूमने जाएंगे। हाँ मेरी जान, लेकिन अभी गर्मी बहुत है। बारिश हो जाए फिर हम पक्का चलेंगे। माँ, बारिश कब होगी? कालू भाई, आज पता करने जाएंगे बादलों के पास कि वो कब आएंगे हमारे जंगल में। लेकिन माँ, कालू चाचा तो हर रोज यही कहते हैं कि मैं आज जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जाते। अच्छा ठीक है, मैं आज उनकी तरफ जाती हूँ और उनसे पूछ कर आती हूँ। लाली चिड़िया कालू की तरफ जाती है। कालू भाई, आप कब बादलों की तरफ जाएंगे? अभी वो ये बात पूछ ही रही थी कि मीनू भी आ जाती है। हाँ कालू भाई, मैं भी यही पूछने आई थी। चला जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी गर्मी पड़ रही है। जल्दी है ना, बच्चे बोर हो रहे हैं, वो पिकनिक पर जाने की जिद कर रहे हैं। बारिश का पता चलेगा तो हम तैयारी करेंगे ना। अच्छा, तो ये बात है, फिर मैं आज ही शाम को जाऊंगा। कालू शाम को बादलों के पास जाता है। कालू, तुम यहाँ, खैरियत है ना? हाँ बादल भाई, मैं तुम लोगों से ये पूछने आया था, तुम लोग हमारे जंगल कब आओगे? सब ठीक है ना कालू भाई, इतनी जल्दी क्या है? हाँ वो बच्चे हैं ना, चिंटू बिल्लू, सभी पिकनिक पर जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी में पिकनिक पर जाना ठीक नहीं, इसलिए हमने उनसे कहा है जब बारिश होगी तब चलेंगे। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तो अभी आपके जंगल में जाने की हमारी प्लानिंग नहीं, लेकिन अगर बच्चों की खुशी की बात है तो फिर हम लोग कल ही आएंगे। क्या सच में? हाँ, कल सुबह हम तुम लोगों के जंगल में होंगे और खूब बारिश बरसाएंगे, मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा। कालू कौवा वहां से जल्दी से आकर सबको ये खुशी की खबर सुनाता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से तैयारी करनी होगी, सभी काम पर लग जाओ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जंगल के पास ही एक पार्क है, वहां चलेंगे, वहां नदी भी पास है। अगले दिन सुबह सुबह ही बादल आ जाते हैं और खूब बारिश होती है। बारिश को देखकर सभी पक्षी एकदम सुकून में आ जाते हैं और बच्चे भी बहुत खुश थे, वो बारिश में खूब नहाते हैं। बारिश रुकने के बाद मौसम काफी अच्छा हो चुका था। मेरे ख्याल से हमें अब निकलना होगा, फिर शाम को वापस भी तो आना है। हाँ लाली बहन, तुम ठीक कह रही हो। फिर वो सब पिकनिक के लिए चले जाते हैं। पार्क काफी बड़ा था, बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। सभी बच्चे झूले देखकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। कितने खुश हैं ना सभी बच्चे। हाँ मीनू बहन, चलो बच्चों के खेलने तक हम लोग खाना बना लेते हैं। फिर वो सब मिलकर खाना तैयार करने लग जाते हैं। बच्चों को खेलते खेलते काफी वक्त हो चुका था। गुड़िया बिल्लू, जल्दी से आ जाओ, भोजन कर लो। माँ, बस कुछ और देर खेल ले। नहीं बेटा, बहुत वक्त हो गया है, अब आ भी जाओ, घर भी तो जाना है शाम होने से पहले। जी माँ।
फिर सब खाना खाकर वापस आ जाते हैं। वो अभी घर पहुंचे ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। माँ, हम बारिश में नहा लें? नहीं बीलू, बहुत नहा लिया, अब और नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। चुप करके सो जाओ। ठीक है माँ। दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और टिंकू चिड़ा रहते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम कालिया था। उसके रंग और भोलेपन की वजह से सब उसे कालिया उस्ताद कहते थे। बड़ा बेटा सोनू काफी होशियार और चालाक था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घुमंड था। वो छोटे के मुकाबले में ज्यादा सुंदर था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे के काले रंग का मजाक उड़ाता था। माँ ने भी कई बार उसको मना किया, लेकिन वो नहीं माना। टिंकू भी ज्यादा प्यार और तवज्जो सोनू को ही देता था। नीलो ने कई बार टिंकू को समझाया, पापा, आज मैं भी आपके साथ सोऊंगा। नहीं, तुम बड़े हो गए हो, अब खुद से सोया करो। लेकिन सोनू भाई तो मुझसे भी बड़े हैं, वो तो आपके साथ ही सोते हैं। मुझे भी आपके साथ ही सोना है, प्लीज पापा। मैंने कई बार कहा है तुमसे, खुद का मुकाबला सोनू से मत किया करो। पहले खुद खुद को देखो, फिर मुकाबला करो उससे। नीलो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कालिया बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। नीलो तो माँ थी ना, वो दोनों से एक जैसा प्यार करती। उसने टिंकू को भी कई बार समझाया। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो हमेशा सोनू को ही अपने साथ लेकर जाता। टिंकू, मैंने कई बार तुमसे कहा है ना कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक किया करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाऊं मैं? चलो सोनू बेटा, आज मैं अपने बेटे को दूसरे जंगल की सैर कराऊंगा। टिंकू के लाड प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ दिया था। वो सबके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आता, जबकि उसके मुकाबले में कालिया हमेशा दूसरों की मदद करता। अरे कालिया बेटा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं चाची, मैं तो माँ बाबा के लिए भोजन लेने जा रहा था। बेटा, मुझसे ज्यादा बोझ लिए उड़ा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर ये सामान पहुंचा सकते हो? हाँ चाची, क्यों नहीं, और आप मुझसे कहती ना, मैं आपको ला देता ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे, सबके काम आते हो। कालिया सारा दिन इसी तरह सबके काम आता। माँ और बापू का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता। वो दोनों अब जवान हो चुके थे। नीलो अब उनकी शादी के बारे में सोच रही थी। एक दिन, नीलो, हमें ना अब सोनू की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी काफी अच्छे घरों से उसके लिए रिश्ते आए हैं। सोच तो मैं भी अब यही रही हूँ, लेकिन सिर्फ सोनू ही क्यों, हम कालिया की भी शादी कर देते हैं। एक साथ ही दोनों बहुएं घर आ जाएंगी। क्या हो गया है तुम्हें? कालिया को कौन रिश्ता देगा? और वैसे भी मैं पहले सोनू की शादी करूंगा, फिर कालिया का भी देख लेंगे। क्यों नहीं देगा? क्या कमी है इसमें? बस रहने ही दो। कुछ ही दिनों में सोनू की शादी हो जाती है। सोनू की शादी काफी अमीर घर में होती है। शादी के बाद सोनू बिल्कुल ही बदल जाता है। उसकी पत्नी काफी अमीर घर से थी। वो अपनी पत्नी के मैके ही साथ जाने का सोच लेता है। वो ये सब कुछ बताने के लिए माँ के पास आता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। ये है ना कालिया, तुम लोगों के पास, ये ख्याल रखेगा ना तुम दोनों का। अच्छा, मुझे देर हो रही है, हमें निकलना है। अच्छा, मिलने तो आया करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, वक्त मिला करेगा तो आ जाया करूँगा। सोनू ये सब कहकर वहां से चला जाता है। टिंकू को सोनू के जाने का काफी दुख होता है, लेकिन वो खामोश रहता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। कालिया माँ और पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इन्हीं दिनों साथ के जंगल के राजा की तबीयत खराब होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी।
काफ़ी तबीब राजा जी के इलाज के लिए आए मगर उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई। फिर एक दिन कालिया के जंगल में एक पक्षी राजा जी का संदेश लेकर आता है। राजा जी ने सभी जंगलों के पक्षियों को ये संदेश दिया है कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, इसलिए वो जल्द से जल्द शहजादी की शादी करके राज नए राजा के सुपुर्द करना चाहते हैं। जो जो पक्षी शहजादी से शादी करना चाहता है वो कल दरबार में हाजिर हो जाए। इसके बाद उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा। सब पक्षी कल राजा जी के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये सब कुछ कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। शाम को नीलो भी कालिया से कहती है, कालिया बेटा, तुम भी कल चले जाओ राजा जी के दरबार में। ये क्या करेगा वहां जाकर? तुम भी कमाल करती हो। राजा जी को शहजादी के लिए शहजादा चाहिए, कोई नौकर नहीं। माँ, बापू ठीक ही कह रहा है, मैं जाकर क्या करूँगा? यूं ही लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्यों, क्या कमी है इसमें? और वैसे भी बेटा राजा जी सबकी परीक्षा लेंगे और फिर जो परीक्षा पर पूरा उतरेगा उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। माँ, जिद ना करो, मैं क्या करूँगा वहां जाकर? अच्छा, एक बार मेरी बात मान लो ना, प्लीज चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अगले दिन सभी पक्षी पुरानी दरबार में हाजिर हो जाते हैं। कालिया भी माँ के कहने पर चला जाता है। कालिया का भाई सोनू भी देखने आया था कि कौन नया शहजादा बनता है। वो कालिया को देखकर कहता है, अरे कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों अपनी और हमारी इज्जत खाक में मिलाने आए हो? क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? यहाँ आने से पहले खुद को आईने में तो देख लेना था। अभी भी चले जाओ यहाँ से। भैया, मैं माँ के कहने पर आया हूँ और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, फिर बनवाओ अपना मजाक, और खबरदार यहाँ किसी को बताया कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। कालिया को बाई की बातों से काफी दुख होता है। कुछ ही देर में राजा जी भी आ जाते हैं। सभी पक्षियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जहाँ आए हुए पक्षियों की परीक्षा होगी, ये सब तो आप जानते हैं। तुम तीनों को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो कोई भी शहजादी के लिए बेहतरीन तोहफा लाएगा उसी से शहजादी की शादी होगी और वही नया राजा होगा। तुम सबके पास कल तक का वक्त है। वो तीनों सिक्का लेकर मुख्तलिफ दिशाओं में निकल जाते हैं। बाकी के दोनों पक्षी शहजादी के लिए खुद से और सिक्के मिलाकर खूबसूरत हार और ताज लेते हैं, जबकि कालिया के पास तो उसे एक सिक्के के अलावा कुछ भी नहीं था। वो काफी परेशान था। इस एक सिक्के से आखिर क्या आएगा? मेरे पास तो कोई और सिक्का है भी नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा कौवा उसके पास आता है। बेटा, कुछ है तुम्हारे पास? मुझे खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरे घर वाले भी घर मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है। हाँ, ये एक सोने का सिक्का है। कालिया सोचता है, इस एक सिक्के से शहजादी के लिए तो कुछ नहीं आएगा, और वैसे भी मैंने कौन सा शहजादा बन जाना था। इस एक सिक्के को बूढ़े को ही दे देता हूँ, शायद इसी के काम आ जाए। बाबा, तुम ये सिक्का ले लो। बहुत शुक्रिया बेटा, ऊपर वाले तुम्हारी मुश्किल को सफल करे। ये कहकर वो बूढ़ा पक्षी वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर दरबार लग जाता है। दूसरे दोनों पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके तोहफे बहुत कीमती हैं। राजा और शहजादी ने उन दोनों के तोहफे देखने के बाद कालिया से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। सभी पक्षी खामोश थे। उनके ख्याल में राजा जी कालिया को सख्त सजा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस परीक्षा पर कालिया ही पूरा उतरता है और शहजादी की शादी कालिया से ही की जाएगी। मुझे इस राज के लिए ऐसे ही नेक और दयालु पक्षी की जरूरत थी। सभी बहुत हैरान थे। कालिया के भाई और बाप को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो दोनों काफी शर्मिंदा थे। छोटे, हमें माफ कर दो, हमने कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं समझा, हमेशा तुम्हारा मजाक ही बनाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आप लोगों को एहसास हो गया है, यही काफी है। तुम तो आज से राजा बनने वाले हो
और यहीं रहोगे। हम लोग चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मैं भी चलता हूँ और माँ को अपने साथ लेकर आऊँगा। आज से मैं, आप और भैया एक साथ रहेंगे। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।